स्वागत। एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं हमें आने वाले कल के लिए, युद्ध के लिए तैयारी करनी है। हमें दिखा दिया है कि युद्ध जीता कैसे जाता है और युद्ध को कम से कम समय में निर्णायक नतीजे तक कैसे पहुंचाया जाता है। आर्मी चीफ ने भी साफ कर दिया है कि अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं जल्द ही हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उसकी तैयारी करनी है। नेवल चीफ ने भी कहा कि अगली बार हमले की शुरुआत नेवी करेगी। सीडीएस ने भी साफ कर दिया तीनों सेनाओं की रिहर्सल बहुत जरूरी थी और अगली बार पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी बार बार हर मंच से बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित है, लेकिन पाकिस्तान के किसी कोने में छिपा कोई भी आतंकी किसी भी वक्त मारा जा सकता है। कोई भी ऑपरेशन कभी भी हो सकता है। घर में घुसकर मारेंगे, बार बार मारेंगे और अपने हिसाब से मारेंगे। तो क्या युद्ध, निर्णायक युद्ध, फुल एंड फाइनल युद्ध बहुत जल्द होने वाला है? मोदी सरकार एक के बाद एक जिस तरह से डिफेंस डिसीजंस ले रही है, प्रोक्योरमेंट्स कर रही है, बड़ी तैयारी की धमक उन फैसलों में सुनाई दे रही है। दुनिया के सबसे घातक, सटीक और वॉर टेस्टेड हथियारों की डील्स हो रही हैं। दुनिया में जो जहां बेस्ट है वो लिया जा रहा है। इंडिया में जो जहां बेस्ट बन सकता है, आत्मनिर्भर होकर उसे बनाया जा रहा है। हथियारों की प्रोडक्शन हो या फिर खरीद हो, सब कुछ ह्यूज अमाउंट में और रैपिड स्केल पर हो रहा है। तो भाई इसका मतलब है क्या कि अब लड़ाई में पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होने जा रहा है? कि अगले युद्ध में इंडिया के पास दुनिया के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट होगा? क्या भारत अब तक के सबसे मॉडर्न वॉरफेयर की तैयारी कर रहा है? कैसे होगी यह लड़ाई और कैसे होंगे इसके हथियार? हमारी ताकत, हमारी चुनौती, आज सब पर होगी बात। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है, उन सभी का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। एयर कॉमोडोर एएस बहल हमारे साथ हैं। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। जिस तरह के बयान और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लग रहा है कि अब जो कुछ होगा वो बड़ा होगा, निर्णायक होगा और इस बार फुल एंड फाइनल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमको तैयार रहना है। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। और साथ में ये बात कहेंगे 2016 में अगर आप देखें उरी का हमला हुआ था, 2017 में डोकलाम में इनकर्शन चीन का, 2019 में बालाकोट पे हमने स्ट्राइक की थी, 2020 में आपको सबको पता है गलवान वैली का हुआ था, जो हमारे सोल्जर्स ने चीनी सोल्जर्स को बीट किया था वहां पे, और 2025 में पहलगांव पे हमला हुआ था और हमने उसका जवाब ऑप सिंदूर दिया था और 90 घंटे के अंदर हमने घुटने टिकवा दिए थे पाकिस्तान के। क्या यह सच है? और उसके बाद आज राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला कि अगला युद्ध जो होगा सडन होगा, यानी कि अचानक होगा। अगला युद्ध जो होगा अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि उसके बारे में नहीं कह सकते वो स्पेस में होगा, वो ग्राउंड पे होगा, वो हवा में होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे होगा, वो साइबर वॉरफेयर पे होगा, किस जगह पे होगा, किस डोमेन पे होगा, वो कहते नहीं बता सकते। इसलिए हमको हर डोमेन पे तैयार रहना। और उन्होंने एक चीज कही, सर्ज कैपेबिलिटी। सर्ज कैपेबिलिटी का क्या मतलब है? सर्ज का मतलब है, सर्ज कैपेबिलिटी का बहुत बड़ी मात्रा में आपकी फोर्स, और दूसरा एलिमेंट है कम टाइम के अंदर, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में फौज जो राइट एंड अप्रोप्रिएट है, सही वेपन सिस्टम के साथ है, वो तैयार करके अप्लाई करना बहुत कम समय में, क्योंकि आपके पास समय कम होगा। अगले युद्ध में वो बहुत विनाशक युद्ध होगा। तो एयरफोर्स चीफ ने क्या बोला? एयरफोर्स चीफ कहते हैं प्राइमेसी ऑफ एरियल एलिमेंट्स। आपने देखा ना आजकल फाइटर जहाज, रशिया यूक्रेन वॉर में इजराइल कहां कहां अपने फाइटर जहाज भेज के अटैक करता है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो कतर है, वहां सबके ऊपर देखा है ना। तो कहीं ना कहीं एरियल लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगी। और इस लड़ाई के आगे कौन कौन होगा? फाइटर्स की तो बात हमने की, ड्रोन्स होंगे, और ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत भारी मात्रा में किया जाएगा। क्या हम तैयार हो रहे हैं? $200 मिलियन के ड्रोन खरीद रहा आर्मी। आर्मी ने तो एक कहा है ईगल इन दी आर्म। ईगल इन दी आर्म का मतलब है चिड़िया हमारे या बाज हमारे
हथेली में। इसका क्या मतलब है? हर सोल्जर को ट्रेन किया जा रहा है कि वो ड्रोन को लेके जाएगा। हर इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कोई भी उनकी रेजिमेंट्स हैं या बटालियंस हैं, उसके अंदर ड्रोन के प्लेटून होंगे। इतनी भारी मात्रा में हमारी आर्म्ड फोर्सेस अब ड्रोन्स खरीद रही है, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं जैसे कि आपके MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जो हम अमेरिका से 31 ले रहे हैं, या फिर दूसरे। और आखिरी चीज है मिसाइल टेस्ट भी हम ज्यादातर शुरू कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान अभी तक रुका है? पाकिस्तान के अंदर अब फिर वही बातचीत हो रही है। न्यूक्लियर वेपन की धमकी देते हैं, पानी के बारे में धमकी देते हैं। वो उन्होंने सभी जो हमारे अड्डे हमने बर्बाद किए थे फ्लड एड से, उसको रिपेयर कर रहे हैं। चाहे वो मरकज तैयबा है, यानी कि मुरीद के पास लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स, या फिर वो भावलपुर है जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स है, मरकज सुभान अल्लाह, वो सब जगह तैयार हो रहे हैं। कहते हैं कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम तैयार हैं, हमारी फौजें तैयार हैं, जल थल नभ में हम तैयार हैं। पर क्या आप तैयार हैं कि यह दिखाने के लिए कि भारत एक है? बिल्कुल सर, आपने तो यहां जोश भर दिया है। और जिस तरह से तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो कहीं ना कहीं युद्ध अब निश्चित लग रहा है। और किस तरह की उसकी तस्वीर होगी, यह आपने भी हमें समझाने की कोशिश करी है, जिसमें ड्रोन्स का क्या रोल होगा, एयर पावर का क्या रोल होगा। लेकिन कैप्टन श्याम कुमार, इस बार नेवी बड़ा इंतजार करती है हर बार। इस बार कहा गया है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई मौका मिलेगा आपको, और खुद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कह रहे हैं कि अगली बार नेवी पहला हमला करेगी। तो ये हमला कैसा होगा, किस तरह का होगा? और जब हम कहते हैं कि नेवी पहला हमला करेगी, तो उसका मायने क्या होते हैं? जरा आप हमें कॉमन मैन की भाषा में समझाएं। धन्यवाद मिनाज। जय हिंद। सनो वरुणा। समुद्र से आया हूं, गहरे तथ्य निकाल के बताता हूं। शांत और गहरा समुद्र और आश्चर्य, अचानक, स्विफ्ट, सर्ज, मास और डिस्ट्रैक्शन, नेवी का यह रोल रहा है शुरू से। भाई पाकिस्तान को मैं कहूं एक बार कि दौड़ रहा था भारत, गतिमान भारत, दौड़ रहा था गतिमान भारत अपने ताज के साथ कश्मीर, अपने ताज के साथ विकास के पथ पर। क्यों रोका तुमने हमारी, क्यों टोका तुमने हमारी सिंदूरी हवाओं को? हमें तो बौखलाना होगा, और हम बौखलाएंगे जब इस बार तो हम राजनाथ सिंह जी का 30 मई का वो बयान याद करेंगे, जब वो 3 हफ्ते बाद सिंदूर के जब गोवा गए थे INS विक्रांत पे, और आर लिखते हुए कैप से उन्होंने जो संबोधित किया, कहा हमने तो चुपचाप रहकर शांति से तुम्हारी सेनाओं को रोक दिया, कंट्रोल में कर लिया। अगर हम मुंह खोलते, हमारे गन्स, हमारे नेवल पावर का इस्तेमाल होता, तो कराची और ओस्मारा और ये मकरान कोस्ट कैसा धू धू कर कई दिनों तक जलता रहता, किसी को मालूम नहीं पड़ता। तो नेवल वॉरफेयर की जब बात होती है तो विश्व गवाह है कि कभी एस्केलेशन कम नहीं होता। हम 360 डिग्री लड़ते हैं, हमारे पास छिपने की कोई जगह नहीं होती, हमारे पास कोई बंकर नहीं होता, हमारे पास पीछे हटने की जगह नहीं होती। हम चलते हैं तो फिर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि हमें 360 डिग्री लड़ना होता है। और नेवी की बात करें तो और शायद सर यही वजह है कि नेवी बहुत सोच समझकर अटैक करती है। सबसे आखिर में उसका अटैक होता है कि भाई अब जो कुछ होगा वो विनाशक होगा, विध्वंसक होगा, छोटा नहीं होगा। एक बड़ा एडवांटेज है नेवी के साथ, सबमरीन शिप्स और एयरक्राफ्ट के साथ। पहले तो इन्फेंट्री, आर्मर्ड और कहिए कि एविएशन, सबमरीन के साथ एक पूरा चलता फिरता आर्मी और एयरफोर्स होता है नेवी। आप सब जानते हैं, एज ए वॉरशिप कैप्टन जब मैं देखता हूं उसको तो मुझे लगता है कि मैं हर चीज को यूज कर रहा था। तो अगर आप इस तरह से देखते हैं नेवी को, तो आप समझ के चलिए कि जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको मालूम हो 2 दिन के बाद राजनाथ सिंह ने जब यह बयान दिया, उसके 2 दिन के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया, मैसेज देने के लिए। पूरे कोस्ट पे हार्बर डिफेंस की एक्सरसाइज की उन्होंने बचाने के लिए। हम आपको सबसे पहले बता दूं, पाकिस्तान की नेवी हमारे सामने नहीं है, वो डिफेंसिव फोर्स है, सिर्फ लिटोरल नेवी है, अपने को बचाने के लिए अपना निर्माण कर रही है। उनके पास डिस्ट्रॉयर्स नहीं है, कुछ फ्रिगेट्स हैं और अभी कुछ सबमरीन वो खरीद रहे हैं, सिर्फ डिफेंसिव फोर्स के लिए। उनका जो तरीका है लड़ने का, अपने को बचाना होगा। और हमारा तरीका है ब्लू वाटर नेवी का। हम यहां नहीं देख रहे,
हम मेडिटेरियन में देख रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमारा आईएनएस त्रिखंड ग्रीस में था, उसके पहले इजिप्ट में था, और तमाल अभी वहां से आया है। हम सिंगापुर में पेट्रोल कर रहे हैं और हम साउथ चाइना सी में जा रहे हैं। हम सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखिए। डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट की बात की मैं, हमने दूर तक सोच के लड़ते हैं कि यहां से अटैक होगा तो दूसरे आएंगे। अगर चाइना आया, पीले नेवी आई, तब हम कैसे लड़ेंगे? उसके लिए हम जापान के साथ संबंध कर रहे हैं, हम फिलीपींस से हम जा रहे हैं ताइवान के पास, हम वियतनाम को हथियार दे रहे हैं, और हम मेडिटेरियन में, ग्रीस में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। आज भी हमारे 4 शिप्स मोजाम्बिक पे हैं, आईएनएस तीर और उसके 3 शिप्स, वो वहां से सेल कर गए हैं कल सवेरे मापुती से, आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। हम इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो 300 से ज्यादा ब्रह्मोस लेके जब खड़ा था हमारा शिप्स डिस्ट्रॉयर आईएनएस विक्रांत, वहां पे 40 सेकंड की जरूरत थी, सिर्फ 40 सेकंड, कराची तो धू धू कर जाता। तो हमारे पास जो हथियार है, हमारे पास जो प्लान ऑफ एक्शन है, हमारे पास जो सबमरीन्स है, हमारे पास जो सी कंट्रोल की क्षमता है, हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो आईएनएस अरिघट, अरिहंत और आईएनएस अरिधमन जो स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स है, जो समुद्र के अंदर बैठ के 3000 किलोमीटर न्यूक्लियर मिसाइल मारती है, वो क्षमता हमारे पास है, जो विश्व के सिर्फ 6 देशों के पास है। सिर्फ 6 देश ऐसे कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया, किसी तरह से उन्होंने ये गुरेज भी किया, तो उसका जवाब जो मिलेगा दोबारा, वो उनका नक्शा, ज्योग्राफिकल जो नक्शा है, वो खत्म हो जाएगा। वैसे एक बात तो है, ये अंडा जो है ना, ये बलूचिस्तान का अंडा, खैबर पख्तूनख्वा का अंडा, सिंध का अंडा, ये अपने आप ही तो फूट रहा है बड़ी जोर से लगातार। इसको फूटने देते हैं, लेकिन अटैक अगर हुआ, पिनाक जी ने हमें वो जोश दिला दिया है, तो अगर हम अटैक करेंगे तो नेवी अपनी 12 डिस्ट्रॉयर और 17 फ्रिगेट, 18 सबमरीन, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और P-8I, MiG-29 जो हमारे हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन्स हैं, इनके साथ ऐसी घमासान लड़ाई करेगी कि इनका धू धू करके इलाका जल जाएगा। और एक बात कहूं, लास्ट में पॉइंट कहता हूं आपको, नेवी जब लड़ती है, देखिए उनका 75 से 80% फ्यूल और लॉजिस्टिक सपोर्ट बाहर से आता है। पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है, और अगर इसको हमने रोक दिया, इसको जैसे हमने रोक दिया, और चाइना को हमने मलक्का स्टेट में अगर रोक दिया, तो दोनों कंट्री की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। आज की लड़ाई पहले से लड़ी जाती है। तो हम जो स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग दे रहे हैं आज मलक्का स्टेट में, और ये विशाल सेना खड़ा करके हम जो उनको बता रहे हैं कि तुमने अगर हरकत की तो तुम्हें इकोनॉमी खराब होगी, ये बहुत बड़ा पोस्चरिंग होता है नेवी का, जो साइलेंट सर्विस के रूप में पीस टाइम में नजर आता है। चलिए, साइलेंट सर्विस भी, और इस बार तो एग्रेसिव सर्विस भी होगी, क्योंकि साफ कह दिया है कि अगली बार हिमाकत होगी तो समंदर से विशालकाय जवाब भी मिलने वाला है। सोई सर, नेवी का हो गया, एयरफोर्स ने बता दिया, अब आर्मी। अब ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है, यहां हमारे फुट सोल्जर्स, हमारे आर्मर, उनका क्या रोल होने वाला है अगले युद्ध में? नहीं, बिल्कुल। पहले तो देखिए, दोनों एयरफोर्स नेवी का हुआ, जो जोश, बड़ी बात की, मैं जानना चाहता हूं, हाउ इज द जोश? बहुत बढ़िया, दैट इज द स्पिरिट। तो स्पिरिट के नाम पे पहले मैं फौज की स्पिरिट बताना चाहता हूं। मेरे 2 हीरोज हैं आजकल के युद्ध में, कारगिल युद्ध के, कैप्टन मनोज पांडे। उसने कहा था, अगर मुझे अपना शौर्य सिद्ध करने से पहले मौत भी आती है तो कसम से मैं मौत को मार दूंगा। और विक्रम बत्रा को आप जानते हैं कि उन्होंने कहा था कि या तो मैं झंडा फहरा कर आऊंगा, झंडे में लिपट कर आऊंगा, पर आऊंगा तो ये जज्बा है, ये जोश है। पर आज के युद्ध में जिस प्रकार से हमने साबित भी किया, चाहे वो 47 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो या अभी सिंदूर हो, पाकिस्तान का चीफ आसिम मुनीर बंकर के अंदर छुपा बैठा था। लेकिन हम इसी चीज पर, इन्हीं सक्सेस पर रुक नहीं सकते। अभी हमने सोचना, जैसे बातचीत हुई है कि अगला युद्ध क्या होगा, क्या होगा, उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं। बड़ा जरूरी है कि हम आधुनिक हो, वीरता के साथ साथ हमें आधुनिक संसाधन हो, आधुनिक हथियार हो। आज हम मिक्स कर रहे हैं, आज वो सोल्जर को हम बना रहे हैं कि ऑटोमेटिक, जिस प्रकार से, चाहे वो उसको बॉडी आर्मर हो या उसका हेलमेट हो या उसके बाद ऑटोमेटिक कमांड कंट्रोल सिस्टम हो या फिर ग्लाइड वेपन हो या लेजर सिस्टम्स हो, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हो, टैंक्स हो, ये सब चीज़ें, नंबर्स के ऊपर जो बातचीत चल रही है। अभी हमारा 15 ईयर पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी आया था, जिसके अंदर ये सब बातें निकल के आई थी कि किस प्रकार से हम सेना को आधुनिक करना है, ताकि इस अगली जंग में, अभी तक हम मजा चखाते रहे, लेकिन जैसी पिनाज जी कहते कि जंग निर्णायक हो,
आज भी क्या आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान रुक जाएगा? जैसे मस्जिद को दोबारा बनाने की कोशिश हो रही है कि 5 अप्रैल को 5 फरवरी को उसका दोबारा से इनॉग्रेशन होगा, 4 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपये दे चुके हैं। उनका काम यही है कि वो कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स को भेजते रहेंगे। आज हमारा काम है कि उसके लिए तैयारी जारी है, जारी रहेगी, और इसके लिए आज पाकिस्तान की सेना जो अगली बार होगा तो इस बार जहां पे रुके, अगली बार हम रुकेंगे नहीं, और एक निर्णायक युद्ध करके जो आज बंकर के अंदर छुपे हैं उनको बंकर के अंदर छुपो में ही मारेंगे। वो आज हमारे अंदर क्षमता है, जो जिस प्रकार से हमने भावलपुर, मुरीद के और उस जगह पे आज उनके टेररिस्ट ही बता रहे हैं जो पहले ट्रेलर हमने दिखा दिया, पिक्चर अभी बाकी है। और अगर फ्यूचर प्लान जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वो इतने ज्यादा अग्रेसिव होने वाले हैं कि पाकिस्तान या तो संभल जाए, सुधर जाए, नहीं तो अगला जो कुछ होगा वो फुल एंड फाइनल होगा। मेजर जनरल विश्वेंद्र दयाल भी हमारे साथ आ गए हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सरकार। सर, जिस तरह से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, हथियारों का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, खुद को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, और जो बयान आ रहे हैं हमारे सारे, वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि भाई हम तैयारी बड़ी रखे हुए हैं। अगली तैयारी, अगले मिशन का टारगेट क्या होगा और कैसा होगा, अगर आप हमें समझा सकें। देखिए, पहली बात तो यह कि देश की सेनाएं जो हैं वो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करते रहते हैं, और कैपेबिलिटी बिल्ड करना कोई एक दिन का खेल नहीं है। अगर आपको हमेशा देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहना है तो हमेशा आपके जो मॉडर्न कैपेबिलिटी बिल्डिंग है, एम्युनिशन है, मॉडर्न हथियार है, वो सब आपको बढ़ते रहने, प्रोग्रेसिवली आपको एक्वायर करते रहने पड़ेंगे। ये बहुत पुरानी हमारी फिलॉसफी है। हम लोग कहते थे जब यंगस्टर थे कि भाई हम एक फिलॉसफी पे चलते हैं, 60-30, 30-40-30, ऐसे कुछ 30% पुराना इक्विपमेंट होता है, 40% और 30% बिल्कुल आधुनिक। तो उसमें जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। जो सिक्योरिटी चैलेंजेस दुनिया में आज के दिन है, ऐसे दुनिया में हालात कभी भी खराब नहीं थे, इस एरिया में इतना अनस्टेबिलिटी कभी नहीं थी। तो उसके हिसाब से भारत जो है अपनी पेस रखे हुए, और मैं समझता हूं मेरे से पहले जो स्पीकर्स बोले उन्होंने बोला होगा, अगली लड़ाई कभी भी वो नहीं होती जो पिछली लड़ाई थी। लड़ाई हर बार नए ढंग से लड़ी जाती है। लड़ाई में वही आदमी सक्सेसफुल रहता है जो अगली बार कुछ नया करे। तो और जो अभी तक जो हम देख रहे हैं उसमें क्या है कि भाई अगली लड़ाई के अंदर देखिए, हम पहले कहते थे कि हम बालाकोट में हमारे हवाई जहाज क्रॉस करके गए ना और बालाकोट में मारा। इस बार हवाई जहाजों ने क्रॉस नहीं किया ना हमारों ने क्रॉस किया, ना उसको ने क्रॉस किया। तो मतलब स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस आ गया हवाई जहाजों के अंदर भी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो साइबर वॉरफेयर है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है एक लड़ाई, अगली लड़ाई में एक देश के पास इतनी पावर हो कि रात को 3 बजे 10 टेलीविजन चैनल स्टार्ट कर दें जो ये कह दें दिल्ली में ये हो गया, दिल्ली में हो गया, और इधर भगदड़ मच जाए। तो अगली लड़ाई किस तरह होगी, एक मैं समझता हूं आज के बुद्धिजीवियों के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन मैं आपको एक आश्वासन दिलाता हूं कि भारत के साथ अगली लड़ाई नहीं होने वाली। किसी में दमखम नहीं है कि भारत के खिलाफ लड़ाई करें। भारत के खिलाफ जो लड़ाई है उसे समझने की कोशिश करो। भारत के खिलाफ लड़ाई है चाइना की। चाइना की लड़ाई है वर्चस्व की। चाइना कहता है मैं एशिया का दादा हूं, मेरे साथ कोई नहीं बैठ सकता। तो वो हर 3-4 साल में एक छोटा सा जो है इंसिडेंट कर देता है। कभी अभी जैसे उसने किया था ना 2020 में, उससे पहले उसने सुमदुरजोंग में एक 3-4 से 2013 में, उससे पहले अगर आप देखें तो डोकलाम में, हर 4-5 साल के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे कि भारत को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। भारत के पड़ोसी देशों पर यह असर पड़ता है कि भाई चाइना मजबूत है, चाइना स्ट्रांग है। तो एक तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। वो ना तो हमारी प्रोग्रेस को होने देना चाहता, ना वो चाहता हम उसकी तरह प्रॉस्पर करें। उनकी बातों पे मत जाओ, जितनी वो आंख मीच के बातें बोलते हैं उतनी झूठ बोलते हैं। तो वो एक झूठा मुल्क है, वो हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन है। दूसरा हमारा दुश्मन जो है वो बहुत छोटा है, लेकिन वो बहुत चालाक और बहुत ही क्रूर है। पाकिस्तान जो है उसको हाइंडसाइट में देखो तो हमने बार बार उसको बख्श दिया है, इस बार भी बख्श दिया। जब हम अगली बार मानने लगते हैं तो वो कुछ और तैयारी कर लेता है। तो हमारे खिलाफ कोई भी, अभी बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की एग्रीमेंट होगी और उससे क्या असर पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ने वाला भाई।
ये भारत के खिलाफ सऊदी अरेबिया के पास क्या है ऐसा जो पाकिस्तान को दे देगा? ऐसा कुछ नहीं है। भारत की लड़ाई सिर्फ अपनी लड़ाई है, अपनी गरीबी दूर करके, अपने मुल्क को समृद्ध बना के, और पाकिस्तान का एक बार फैसला करके सेटल कर दिया जाए पीढ़ी दर पीढ़ी, ताकि हम जिस चीज से पीड़ित है, पीड़ित तो हमें ना उग्रवाद से पीड़ित है यार। पिछले 30 साल से 1-2 जनरेशन कंप्लीटली जम्मू एंड कश्मीर के उग्रवाद से। आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कम से कम भी 6-7 ऐसे इंसिडेंट हो चुके सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच में, जहां हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने शहादत दी है। अभी कल रात को एक इंसिडेंट चल रहा, आज सुबह ही मेरे ख्याल में 1 बॉय डाइड। तो ये जो लड़ाई है, इसे बंद करने के लिए हमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें एक डिसाइसिव एक्शन लेना है जिससे कि ये लड़ाई बंद हो। और दूसरा, चाइना के साथ एक वंस फॉर ऑल ये करना है कि भाई एक भी वो ट्रीटी से तो पाकिस्तान के साथ डिसाइसिव एक्शन का वक्त आ गया है क्या? देखिए, डिसाइसिव का एक्शन तो 3 महीने पहले था, ले लेना था। मैं थोड़ी लूंगा। उसके लिए आपको एक वक्त आएगा जब आप जो है एक फैसला लेंगे। वो वक्त मेरे ख्याल में अभी नहीं आया है, क्योंकि उस वक्त आने के लिए आपको उतना हर्ट करना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर के इंसिडेंट जो है ना, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हर्ट करते हैं या जम्मू एंड कश्मीर और बस दिल्ली तक उसकी आवाज है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि जो हिमालय से गूंजता है ना, जो हिमालय से वो मध्य भारत को पार नहीं कर पाता। वो वापस गूंज के वापस हिमालय में चला जाता है। ये दुविधा है। जब तक पूरे देश में इस पीड़ा का एहसास नहीं होगा और ये नहीं लगेगा कि ये हमें वंस फॉर ऑल, ये जम्मू एंड कश्मीर की समस्या नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की समस्या नहीं है, ये सिर्फ सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये कंट्री की प्रॉब्लम है। और जब तक इसको रिजॉल्व नहीं करोगे, जब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। कभी कब हो जाएगा, कभी डाउन हो जाएगा। 2010 वगैरह में कैजुअलिटीज कम आई थी, फिर 11-12 में कम आई, फिर 13 में, फिर 14 में कम आई, फिर 15, 16, 17 फिर बढ़ गई, फिर वो 18, 19, 2019 के बाद जब से धारा 370 आई, फिर कम होती चली गई, फिर सडनली उसने पहलगाम कर दिया। तो वो इस किस्म की हरकतें करता है बिकॉज वो 24/7 चाइना 24/7 हिंदुस्तान चाइना का दुश्मन है। 24/7 ISI और पाकिस्तानी सेना सिर्फ और सिर्फ भारत को दुश्मन देख के उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, 24/7 ये उनके दिमाग में चलता रहता है कि अब कहां, कब, क्या नेक्स्ट कहां किया जाए जो भारत को दुख दे, दर्द दे। हमें भी इस तरह से लॉन्ग टर्म एक स्ट्रैटेजी बना के, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कि ये हमें करना है, अब हमें नेक्स्ट ईयर ये करना है। वो क्यों करें? नेक्स्ट ईयर हमें ये करना है। जब भारत ये कहेगा ना कि नेक्स्ट ईयर हमें ये करना है, चाहे हमें बलूचिस्तान में करना हो, चाहे हमें लाहौर में करना हो, चाहे हमें कराची में करना हो, जहां करना, एक मेक ए स्ट्रैटेजी, मेक ए प्लान, सब एक उस बोट पे आएंगे, तब जाके पाकिस्तान को पता लगेगा। और कोई किसी की मदद नहीं करता इस दुनिया में। एक बात का ध्यान, जितनी संधियां मंदियां हैं, ये सब अपने वक्त के हिसाब से लोग देखते हैं। जब लड़ाई शुरू होती है तो जो इस बार चाइना और पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना। पूरे पीओके में चाइना ने कम से कम 4-5 तो डैम जो है कंप्लीट डेवलप कर दिए, अपनी लोकेलिटीज बना दिए हैं, जो उनके लैंडिंग ग्राउंड्स थे उनको मॉडर्न लैंडिंग ग्राउंड्स बना दिया। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है चाइना और पाकिस्तान के, वरना बाकी कोई भारत के खिलाफ मैं नहीं समझता किसी मुल्क को भारत से किसी किस्म का कोई वो है या हमारे खिलाफ कोई युद्ध की कार्रवाई कर सकता। आपका जवान, मैं एयरफोर्स, नेवी और किसी की बात नहीं कर, आपका जवान, मैं आर्मर्ड कोर से, आपका इन्फेंट्री का जवान जो है ना, कारगिल के बाद उससे दुनिया डरती है, कांपती है उससे। चाइनीज भी कांपते हैं, मैं बता रहा हूं, चाइनीज भी कांपते हैं। और ये तो हमारी बुद्धिजीवी लोगों की थी कि हम मारेंगे, हम सिर्फ टेररिस्ट को मारेंगे, हम इसको मारेंगे। जिस दिन ये कह देंगे हमारे देश की पॉलिटी नहीं, हम पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान की सेना को मारेंगे। हमारे पास ना उसके न्यूक्लियर वेपन रोक सकते हैं, ना उसकी एयरवेयर को रोक सकते। हमारे पास ग्राउंड फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। हमारी टैंकों की फोर्सेस वेस्टर्न फ्रंट पे इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान का, हम ईरान बॉर्डर पे जाके रुकेंगे। मैं गारंटी देता हूं, अगर कभी ये देश लड़ाई लड़ा तो जो आपकी मैकेनाइज्ड फोर्सेस है वो ईरान बॉर्डर पे मिलेंगी और 10वें दिन मिलेंगी, पूरे पाकिस्तान को ओवररन कर देंगे।
35 साल हो गए हमें अभ्यास करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, मॉडर्न वेपन करते हुए, T90, T72, BMP, मतलब वो हर रोज मॉडर्नाइजेशन, स्मर्च, आर्टिलरी की वेपन सिस्टम देखो साहब, हवाई जहाज इस्तेमाल करने की जरूरत थी 90 किलोमीटर पे था। लाहौर क्या पूरा, सॉरी फॉर दी लैंग्वेज, लाहौर क्या पूरा पूरे उनके मेन टाउन आ जाते हैं 90 किलोमीटर, स्मर्च मार दिए 90 किलोमीटर पे। एक स्मर्च की बैटरी 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है। 90 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऐसे होता है, सुबह काला ग्राउंड मिलेगा। यानी जज्बा भी है, जोश भी है, काबिलियत भी है, हथियार भी है, सब तो कुछ बस है। सब कुछ है, बस इंतजार है कि कब वो सही वक्त आएगा। वो नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, और ना आएगा, मेरी लाइफ टाइम में नहीं आएगा, बिकॉज उसके लिए चलिए सर, लेट्स वेट एंड वॉच कि अब क्या होगा। हमारे साथ कुछ सवाल हैं, जी पूछिए। सर मेरा सवाल कोई भी दे दे इसका जवाब। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का अभी जो ट्रीटी हुई है उसमें पाकिस्तान सऊदी अरब के हथियार भी यूज कर सकता है और कई एडवांस वेपन जो हैं अमेरिका के सऊदी अरब के पास हैं, तो क्या इस तरीके की ट्रीटी भारत को भी किसी देश के साथ कर लेनी चाहिए और हमें भी किसी अरेबियन कंट्री पे ये भरोसा देना चाहिए कि हम उनकी रक्षा कर सकते हैं? क्या हम विस्तारवादी हैं? क्या हमें दूसरों से कुछ लेना है या हमें अपने आप में जीना है? ठीक है, मैं दूसरा प्रश्न भी ले लूं फिर सर बात एक सेकंड, हम 2-3 सवाल ले लें जी। जय हिंद सर। सर मेरा सवाल यह है कि कैप्टन शिव कुमार सर ने ये कहा था कि हम जब पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे थे तो सरकार ने हमें मना करा था कि पाकिस्तान की जितनी भी आर्मी है उस पर अटैक ना किया जाए। सर आपको नहीं लगता कि आर्मी को बिल्कुल खुली छूट दे देनी चाहिए? अभी खुली छूट नहीं आपको ये लगता है? सर, अच्छा ठीक है, सवाल है। अच्छा हाँ। जय हिंद सर। सर मेरा नाम कपिल तिवारी है सर, मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल सर ये है कि सर अभी ने कहा कि जो हम चाइना से क्या लड़ सकते हैं? हमारे देश इतनी, हमारे जनता ठीक जो है, हमारी चाइना से आर्मी लड़ने की चीफ है- ताकत है क्या हम में? ठीक है, अगला सवाल उनको दीजिए माइक। जैन सर, बैठ जाइए, बैठ के पूछिए। मेरा नाम ऋषिता है सर। मेरा आपसे ना 2 सवाल है। पहला तो ये कि सर ऑपरेशन सिंदूर जो था सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए नहीं, मुझे लगता है कि क्या वो सभी देशों को ये दिखाने के लिए था कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं हथियार के मामले में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई है जहाँ पे दूसरी कंट्रीज जो है वो हमसे हथियार मांग रही ठीक है। हैं। और सर दूसरा मेरा सवाल नेवी जो चीफ है उनसे है कि सर आपने कहा कि मे बी इस बार जो है नेवी चीफ पहले जाएगी, तो सर आपको नहीं लगता कि इससे आप पाकिस्तान को डरा रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पानी पीने के लिए हमारे पास है नहीं, हम युद्ध कहाँ से लड़े? अभी थोड़ी देर में रुकिए, सेकंड राउंड में आपके पास आती हूँ, आप माइक रख सकते हैं। बिल्कुल, जी। बहुत सही कहा चलिए, आपने। नेवी का सवाल का जवाब आप दें, फिर बेल सर जल्दी मैं आप। आपको दे देता हूं। पहले मैंने आपको कहा कि नेवी जो है हमेशा स्ट्रैटेजिक पोस्चरिंग देती है वर्ल्ड ओवर। अगर आज के दिन में ताइवान को सहायता देने के लिए अमेरिकन वॉरशिप्स वहां खड़े हुए हैं और चाइना कुछ नहीं कर पा रहा है ताइवान को, तो यही है नेवी का रोल कि वो देखिए 12 नॉटिकल माइल मतलब करीब 18 किलोमीटर के बाद जो सीमाएं होती हैं वो कोई भी देश इस्तेमाल कर सकता है। तो नेवी का काम यह है कि एक्सरसाइज करते करते, पूरी वार लोडेड है, सब कुछ एम्युनिशन लोडेड है, आप जहां जाके एक्सरसाइज कर रहे हो 18 किलोमीटर पे, सडनली वार हुई और ऑपरेशनल रोल में आगे आपने दाग दिया, आप वहां चले गए, पहले से बैठे थे। यह नेवी का सबसे बड़ा रोल है। कहीं भी जाके आप बैठ सकते हो आराम से और रोक सकते हो अपने आप। हमारी सबमरीन वॉर पेट्रोल पे 40 से ज्यादा सबमरीन इंडियन ओशन में आज हैं, हमारे शिप्स वॉर पेट्रोल पर हैं। जब हमारा कैप्टन जाता है तो उसको मालूम नहीं चलता, उसे सिर्फ एक बटन चाहिए, उसे एक कोड चाहिए, वो अंदर है, उसको नहीं मालूम। ठीक ये है, उसकी हालत बेल है। सर फ्री हैंड है हमारे पास, और दूसरा था चाइना के लिए तैयार हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक सऊदी अरेबिया की इन्होंने बात शुरू की थी आर्म्स कम्युनिटी की, और साथ में मैं ये कवर करना चाहूंगा। जी, बिल्कुल। आर्म्स कम्युनिटी नहीं है उनके साथ, उनके पास F-15 फाइटर जहाज हैं, CD-E टाइफून जहाज है। पाकिस्तान के पास 81% इक्विपमेंट चीन की है, तो उसमें कॉमनैलिटी की बहुत प्रॉब्लम्स है। इतना आसान नहीं है कि वो अपने इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग सिस्टम जो उनके पास सिस्टम्स हैं उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन मेन क्वेश्चन जो पूछा गया, क्या हम चीन के लिए तैयार हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम चीन के लिए तैयार हैं? पर ऐसे बोलने से नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला था 15 अगस्त को? उन्होंने बोला था हमारे देश में सुदर्शन चक्र बनाया जा रहा है,
जो स्पेस से शुरू होगा, जहां पे दो सिस्टम है, यानी कि एक्सो एटमॉस्फेरिक का मतलब है जो एटमॉस्फेयर हवा के से ऊपर 50 से 180 किलोमीटर, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। एंडो एटमॉस्फेरिक जो 50 किलोमीटर से कम एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। उनके रेंजेस 3 से 5000 किलोमीटर पहले का और दूसरे का है 150 किलोमीटर। उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एयरफोर्स का और आर्मी का सिस्टम आकाश तीर। और याद है आपको S-400 ने 6 जहाज उड़ा दिए थे मिनिमम। इतना घातक है यह शील्ड कि इसको भेदना इतना आसान नहीं है। 600 ड्रोन आए थे पाकिस्तान के, क्या वो वापस जा सके? क्या कोई भी उन्होंने मेजर टारगेट को हिट किया? इतना अच्छा हमारा एयर डिफेंस, आर्मी और एयरफोर्स का मिला के और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा, हम बढ़ रहे हैं आगे। ये नहीं है कि आज हमारे पास सब शक्तियां हैं, हम और भी अपने फाइटर जहाज आधुनिक ले रहे हैं। आपको पता है 83 के करीब मार्क 1 है जिनके इंजन आने शुरू हो गए हैं, और तीसरा प्रोडक्शन प्लांट HAL में बन गया है। और साथ में हम 114 ले रहे हैं रफाल एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, जिसकी बातचीत चल रही है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए। और साथ में हम अपना 5th जनरेशन फाइटर बना रहे हैं M का, जो 2035 में उड़ेगा। यह मैं आपको बता दूं, 2035 जो कि 245 का जो हमने टारगेट सेट किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, रोड मैप बनाया है। 2035 के बाद चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, चाहे 2 फ्रंट वॉर हो, सिंगल फ्रंट वॉर हो, भारत को हराना आसान नहीं होगा। सितारों से आगे जहां है और भी, एक छोटा सा, सितारों से आगे जहां है और भी आगे आगे आने वाले इम्तिहान है और भी। ये मेरा अपना है। देखिए, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से हथियारों की चिंता मत करो, और सऊदी अरेबिया के पास ऐसी फौज नहीं है कि जो वहां से भेज दे हमारे कुछ खिलाफ। वो चिंता किस बात की है? चिंता ये है कि पाकिस्तान की ISI के पास फंड्स नहीं है। जब से अफगानिस्तान से अमेरिकन सेना बाइडेन ने वापस की थी, तो बीच में तो बिल्कुल फंड्स ड्राई हो गए थे ISI के। पाकिस्तान दुनिया से फंड्स लेता है और ISI के जरिए टेररिज्म को एक वेपन के तौर पे यूज करता है। वो सऊदी अरेबिया से कितने फंड्स लेगा, कितने उससे निकालेगा पैसा इस संधि, क्योंकि आज सऊदी अरेबिया ने भी, ये मैं कहता हूं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो एरिया है ना, पूरा रीजन, ये विनाश काल और विपरीत बुद्धियों में फंसा हुआ है। पहले तो हमाज ने 7 अक्टूबर 2023 को एक ऐसा काम किया जो कि बहुत घिनौना था। उसके बाद नेतन्याहू भाई तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। उन्होंने जाके दोहा में भी, उन्होंने जाके कतर में भी मतलब वो कर दिया, जो कि बिल्कुल कहीं से भी जो है किसी भी इंटरनेशनल लॉ, किसी भी उसका नहीं। तो यहां पे विनाश हो रहा है और विपरीत बुद्धियां हैं। कोई सऊदी अरेबिया पे कोई इजराइल न्यूक्लियर अटैक थोड़ी करेगा, और सऊदी अरेबिया पे कैसे करेगा? ये एक संधि है जो बहुत दिन से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरेबिया से कर ले, उसने साइन कर ली है। अपनी डिप्लोमेटिकली उसकी विक्ट्री है और कुछ नहीं है। बाकी वहां से जो फंड्स आ सकते हैं वो डेंजरस है। बाकी मैं नहीं समझता सऊदी अरेबिया इंडिया से कोई रिश्ता खराब करना चाहेगा। सऊदी अरेबिया समझता है, दुनिया समझती है हिंदुस्तान क्या है। सिर्फ हमारी सेना नहीं, मुल्क क्या है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे लोग, हमारे इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी देखो ना, पूरा दुनिया भर के अस्पताल बैठ जाएंगे अमेरिका के। क्या बात कर रहे हो? मतलब हमारा आज नौजवान पिछले 30, 35, 40 साल से ये IITs और ये हमारे एम्स ने दुनिया में हमें फैला रखा, तो कोई हमारे पे नहीं करेगा। हमारे बिना नहीं चलेगा। तो पैसा तो, है जी, जो कि उनके टेररिस्ट के पास जाएगा। आपने पूछा नहीं, एक सवाल पूछा, आप पूछिए जी। जय हिंद सर, मेरा नाम प्राची आर्य है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी हमारे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें लैंड आर्मी ने एंड एयरफोर्स ने हमें सब कुछ दिखा दिया है। अब नेवी आर्मी की बारी है। क्या त्रिदेव जब साथ में मिलेंगे तो अंत ही होगा पाकिस्तान का, और हम कैसे तैयार हुए उसके लिए? बिल्कुल, देखिए अभी मैंने आपको समझाया, पहले सर ने बताया आपको एयरफोर्स का एयर डिफेंस रोल, तो सर ने एक छोटा सा हमारा नेवी का रोल छोड़ दिया। जो त्रिगुण है ना, तीसरा एयर डिफेंस, ये जो आर्मी का सिस्टम है, नेवी का सिस्टम है, और उसके बाद समुद्र में जाता है। पूरा मकरान कोस्ट 1000 किलोमीटर का रह जाता है। सिर्फ LOC नहीं है पाकिस्तान का, मकरान कोस्ट है पूरा, तो उसको भी देखना पड़ता है। और त्रिगुण जो हमने बनाया है, तो अगर एक कुछ ड्रोन वहां उड़ रहा था तो नेवी का शिप उसको मॉनिटर कर रहा था।
आप ये सोचिए। और P8I एयरक्राफ्ट जो हमारा मैरीटाइम कंट्रोल पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, और MK9QB की बात की आपने, जो ड्रोन्स की, आप सबको जानकारी हो, हम खरीद रहे हैं वहां से, लेकिन इंडियन नेवी उसको 3 साल से ऑपरेट कर रही है आरकोलम से। हम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो नेवी करेगी वो अटैक और उसको जरूर मारेंगे हम, इसका रोल बनता है। नेवी का साइलेंटली उसने प्रेशर बनाने का, उसको चोक करके रखने का काम जो है पूरा बखूबी निभाया है, और अब जरूरत पड़ेगी तो घातक और विध्वंसक हमला भी करेगी, ये भी तैयारी है। जी सवाल। जय हिंद सर, मेरा आपसे पूछना है सर कि चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फंड देके इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमें पाकिस्तान से पहले चाइना को डराने की जरूरत है। ठीक है, अगला सवाल। जी 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 बिल्कुल पूछिए, सभी को नंबर आएगा। हाँ पूछिए पूछिए। जय हिंद सर, मैं बस पाकिस्तान से इतना कहना चाहूंगा कि कायदे में रहो, लहजे में रहो, तरीके से रहो, क्योंकि ये जो चीज थी ऑपरेशन सिंदूर इज जस्ट अ ट्रेलर, और वरना अखंड भारत की पिक्चर अभी बाकी है और वो हम दिखाएंगे, एंड वी आर रेडी फॉर दैट। बिल्कुल सही बोला आपने, सही बोला आपने, बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान की जो है ना, जन्म बता रहे थे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये शुरू से चल रही है। अगर आज वो भारत के साथ अच्छे संबंध रहते तो आज पाकिस्तान तरक्की करके कहाँ का कहाँ पहुंचा होता। आज जो पैसा चाहे सऊदी से आए चाहे IMF से आए, वो सारा पैसा वो मिलिटेंट, चाहे फ्लड रिलीफ के लिए जो पैसा इकट्ठा करें वो भी आतंकवाद के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो ये तो बात है वहाँ की आवाम के लिए, जैसे हमारा चैनल देखता है इंडिया टीवी, वहाँ भी देखते हैं लोग, तो मैसेज है उनके लिए कि आप पूछिए अपने आकाओं से कि आप कर क्या रहे हैं, आज हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर बनना चाहिए, आप उन्हें आतंकवादी बना रहे हैं। तो ये जो बात है जो आप कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर जी अब एक छोटा सा मैं इंटरजेक्ट, हाँ जी। देखिए जहां तक चाइना की बात है ना, मैं आपको एक बताऊं, अगर चाइना किसी मुल्क से डरता है ना तो सिर्फ भारत से, और वो भी माउंटेन्स में लड़ाई से डरता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक, देखिए चाइना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बहुत डरता है। गालवान के अंदर चाइनीज ने जो लेसन सीखा वो आप शायद नहीं, किसी ने जिक्र नहीं किया। चाइनीज ने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा कि एक छोटी सी टुकड़ी आई थी, तुम पूरी बटालियन थे, उनका कमांडिंग ऑफिसर एक अपने साथ छोटी सी टुकड़ी लेके आया था, वो खाली हाथ थे, वो कोई लड़ने नहीं आए थे, क्योंकि हमारे यहां एक संधि है कि हम फायर नहीं करेंगे, वो फायर नहीं करेंगे। अगर वो संधि नहीं होती तो हम वो कर देते जो हमने 1969 में किया था, वो कर देते हम 1969। मैं जो बात बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने क्या लेसन सीखा कि आप लोग आर्म्ड थे, मतलब हथियार, दूसरी तरह के हथियार बना रखे थे आपने, वो जैसे बैट्स होते हैं, जैसे उसके ऊपर वो रिंग्स लगे हुए, जो कि आदमी को एक मारो मर जाता है। लेकिन उनको शौक लगा है कि ये जितने आए थे इनमें से गिर गए, लेकिन एक भी आदमी एक कदम पीछे नहीं हटा, एक भी आदमी। उनके यहां ये लिखित है, हमारे जो 20 शहीद हुए हैं, हमारे जो 20 ने देश की मां भारती के लिए अपना हाईएस्ट सेक्रीफाइस दिया है, वो नहीं, उनको लगा कि एक भी आदमी पीछे भागा नहीं, तुमने सब कुछ कर लिया, जहां था या तो वहां गिर गया या वहां खड़ा रहा। जब वहां पे ट्रूस आई, जब वहां पे उन्होंने और हमने मारना बंद किया, तो जहां हमारे सैनिक खड़े थे वहीं खड़े थे। अगर ये पूरी बटालियन आ जाती तो मैं समझता हूं, और ये थोड़ी देर और लड़ाई चलती, तो हो सकता है वो भाग जाते छोड़ के, उनमें से भागे लोग। तो ये जो मोराल है, ये दुनिया में किसी सैनिक के पास नहीं, किसी भी सैनिक के पास इस किस्म का जज्बा नहीं है जो आपके जवान के पास है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, वो हमारा ब्रह्मास्त्र है। भारतीय सेना का जवान, भारत की सेना का ब्रह्मास्त्र। मैं कहता रहा हूं, तभी मैं कहता हूं कि साहब ये जो आपने अग्निवीर है इसे बंद कर दो, जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशन है उसे चालू रखो। मैं अकेला बोलता हूं और इसको खुल के बोलता हूं। एक चीज में खाली ऐड करना चाहूंगा, कुछ सवाल भी है, बिल्कुल हाँ, साथ जी सवाल। जय हिंद सर, मेरा नाम आर्य है और मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और क्या आपको लगता है कि चाइना का जो वो है हथियार्स है वो वहां पर काम करेंगे या हमेशा की तरह फुस हो जाएंगे? देखिए चाइना का सामान तो आपको पता है कैसा सामान होता है, किस प्रकार से 4 दिन चलता है, उसकी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। और यही हाल पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं,
गिरे हुए मिले हमें मिसाइल, जिसको आज हम पूरा एग्जामिन कर रहे हैं, जो बठिंडा के पास जगह जगह साबुत मिसाइल गिरे हुए मिले हुए, जिसका हमको आज फायदा हो रहा है कि आज हम उसको एग्जामिन करके क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात, चाइना जो मर्जी करता रहे, भारत ने, जैसा बाकी स्पीकर्स ने बताया, कि भारत पूरी तरह तैयार है, मॉडर्न है और जज्बा है, जोश है, और आधुनिक बनाने का काम आज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि आज जो है, आप, भारत एक युवा देश है, 50% जो जनता आप लोग हो, और आप लोगों ने अगर आत्मनिर्भरता की तरफ आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हो, आप लोग हो। ठीक है, सवाल आपका। जय हिंद सर, मेरा सवाल ये है कि क्या भविष्य में भारत और पाकिस्तान का संबंध सही हो सकता है? अच्छा, अगर सही होता है तो उसका क्या परिणाम होगा? ठीक है, अगला सवाल। हाँ, 2-3 सवाल इकट्ठे कर लेते मेरा हैं। नाम महफूज है। सर, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ टेररिस्ट की वजह से हम कई निर्दोषियों की जान ले रहे हैं? जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कई निर्दोषियों की भी जान गए हैं और कई बच्चे, कई माँ, कई बिलखते रहे, उसके बाद हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि पता करें कि टेररिस्ट है कहाँ और वहाँ अटैक करें? दूसरा सवाल कि अभी एक सर ने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान को मारेंगे। सर, कुछ टेररिस्ट की वजह से हम पूरे पाकिस्तान को, निर्दोषियों को क्यों मारना चाहेंगे? ठीक है जी, अगला सवाल। हाँ, आ रही हूँ आपके पास। जय हिंद सर, मेरा नाम श्रद्धा चौहान है। मैं कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान ये आतंकी हमले करना बंद कर दे, वरना इस बार जो युद्ध होगा, मॉडर्न युद्ध होगा, इससे पाकिस्तान का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। एक मैं छोटा सा जवाब देना चाहूंगा, इनका जो जवाब देना चाहूंगा कि कश्मीर में मेरे 7 टेन्योर किए हैं, ठीक है। कभी भी हमने आम आदमी, भारत की सेना की ये कल्चर है, इथॉस है, आम आदमी के ऊपर हम कभी भी हमला नहीं करते हैं। और वहाँ पर भी आज कहते हैं जनाब ऊपर खुदा नीचे आप, और वहाँ की लड़कियाँ राखी बांधती थी मुझे। हमने आतंकवादियों को मारा, एक आम आदमी आज भी वहां जाके देखिए कि नहीं तो आज सीडीएस ने भी कहा कि सीडीएस का बयान सुनिए, रात में इसीलिए सीडीएस का बयान सुनिए, 5:30 बजे सुबह अटैक इसीलिए नहीं किया गया। 71 में नहीं मारा भाई, हमने 65 में नहीं मारा, हम अंदर गए, हम सिविलियंस को नहीं मारते, हम तो उनके जो बंदे थे उनको ठीक ठाक रखा है। तो बेटा ऐसे गलत इंप्रेशन मत जाओ। नहीं, मैम को सुनिए आप, मैम ने कहा 5:30 बजे सुबह हम मारना चाहते थे, लेकिन रात को मारा, चूंकि हमारे ये जो अजान का समय है, हम नहीं चाहते थे कि कोलेटरल डैमेज हो। ये कहा हमारे सीडीएस, हम वो हैं संस्कारी लोग। तो ये देख लीजिए, ये मैं एक इंडियन सवाल आर्मी पूछूं के बेटा, ethos और एक ethics मिनट, है। एक भाई से सवाल पूछूं। बहुत बेटा तू बहुत गलत इंप्रेशन में चला जाएगा। एक मिनट बेटा, अगर हमारे यहाँ पहलगांव में माताएं बहनें रोती हैं, उनका सिंदूर उजड़ता है, एक मिनट, दर्द होता है ना, हमारे मुल्क को दर्द होता है ना, सारा मुल्क दर्द होता है, तो चीखता है, तो आपकी सेना काम करती है। पाकिस्तान का मुल्क क्यों नहीं चीखता? पाकिस्तान की सेना क्यों नहीं बंद करता? पाकिस्तान की आईएसआई क्यों नहीं बंद करता? क्यों नहीं बंद करता? जब, क्योंकि वहां हाहाकार नहीं मचती। जब सन 65-71 में वहां हाहाकार मची थी, वहां की सरकार लोगों ने बदली थी। दोनों जो थे 65-71 वॉर में, उनके फौजी जो थे वो मार्शल ऑर्डर था उनका, मार्शल वॉर एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको दोनों को भगा दिया क्योंकि माताओं बहनों को दुख हुआ। पाकिस्तान ये बात समझता ही नहीं है, और दूसरा मुल्क है, दूसरी सोच है उन लोगों की। आप लोग यहां हमारे यहां धर्म की बात करते थे, नहीं, धर्म का कोई मुद्दा नहीं है यहां, वो उनकी सोच अलग है। वो लोग हैं, वो लोग हैं जो इस देश को विभाजित करके गए थे और खत्म करना चाहते थे। वो कीड़े थे, यहां रहते तो यही करते रहते। तो भाई उनकी तहजीब अलग है, उनके तौर तरीके अलग है, उनकी सोच अलग है। उसकी सोच पे मत जाओ, उसको कभी ना कभी लातों के भूत बातों से नहीं मारते। ये सर, जैसे आप सभी ने अभी हमें बताया है कि हर एक लेवल पे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, चाहे वो ग्राउंड लेवल है, नेवी लेवल है या एयरफोर्स लेवल है। टेक्नोलॉजी जो है वो हर एक, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी अपडेट हो ही रही है, तो इस वजह से एक साइबर वॉर भी हो सकता है। सो व्हाट आर द अपडेट्स अबाउट साइबर वॉर और स्ट्रेटजीज फॉर साइबर वॉर? देखिए, सबसे पहले जो आप बात कर रहे हैं साइबर वॉर, ये नहीं है कि अभी नहीं हुआ है। आपको याद होगा 2020 में गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद मुंबई में एक पावर आउटेज हुआ था बहुत बड़ा, जिसमें साइबर हमला किया गया था। जो एजेंसीज हैं, साइबर की एजेंसीज हैं, साइबर वॉरफेयर की, चीन के अंदर, तो उन्होंने टैग 28 था शायद उसका नाम, या रेड एको है दूसरी वाली एजेंसी, ये 2 एजेंसीज मेजर हैं वहां पे। तो उन्होंने हमला किया, फिर उन्होंने हमला किया हमारे एम्स में,
दिल्ली में अभी आपको याद होगा उनके पूरे सर्वर्स डाउन थे, उन्होंने हमला किया स्टॉक एक्सचेंज में, उन्होंने हमला किया हमारे पावर स्टेशंस में, आउटेजेस हुए हैं पुलिस स्टेशन में, और ये 5 साल से चल रहा है, रुका नहीं है। इसी वजह से हमारी जो इतनी बड़ी एक फोकस इस समय हमारा साइबर वॉरफेयर के ऊपर है, आर्म फोर्सेस के अंदर भी, सिविलियन के अंदर भी, इंटीग्रेटेड जो है उसके अंदर भी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब लोग बोलते हैं कि भारत जो है एग्रेसर है, भारत एग्रेसर नहीं है। और जब हमारे अटैक्स हुए थे इतने सटीक हुए थे, आपको याद होगा कि ऊपर से जब अंदर गई थी मिसाइल तो ऊपर से सिर्फ छोटी सी एक होल थी, और उस होल के बाद अंदर सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया था। पाकिस्तान में किसी भी इनोसेंट सिविलियन, हमने अपने कुछ जहाज खोए थे लेकिन इनोसेंट सिविलियंस को हमने बिल्कुल भी हमला नहीं किया। लेकिन एक आखिरी चीज कमी है, बस 2 सवाल ले लेते हैं जी फटाफट से जी। नमस्ते सर, मेरा नाम आशना है। मेरा सवाल आप सबसे ये है कि आप लोग को क्या लगता है कि जो सीज फायर रोकी गई थी वो अमेरिका ने उसको रोकी थी कि इंडिया ने रोकी थी? अमेरिका ने नहीं रोकी, वो तो अभी उनका देखिए अभी एक दो सवाल और लेते हैं जी, बोलिए। जय हिंद सर, मेरा नाम विधि है और मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने पाकिस्तान से पीओके वापस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। ठीक है सर, अब की बार ले लेना है। तीनों प्रश्न आपके एक साथ दे देता हूं मैं जवाब, एक फटाफट दे देता हूं मैं सर के बाद में। मेरा कहना यह है कि सबसे पहले आपने शिव कुमार की बात की कि छूट नहीं मिली थी, भारतीय सेनाओं को पूरी छूट मिली थी, हमारे कमांडर्स को क्या करना था हमें मालूम था। दूसरी बात, क्या आप लड़ना चाहते थे उनसे, अपनी इकोनॉमी प्रभावित करना चाहते थे, आपका टारगेट मीट हो गया, आप क्यों लड़ना चाहते? तीसरी बात, 3 पावर है भारत के पास, सबसे बड़ी हमारी इकोनॉमी जो बढ़ रही है, दूसरी मिलिट्री, और तीसरी सभ्यता। ये सभ्यता आपकी सबसे बड़ी पावर है, इसको रखिए अपने पास बचा के, दूर तक ले जाएगा। सर वक्त की कमी है, आप सभी लोग यहाँ पर स्टूडियो में आए और आपने इन तमाम सवालों का और स्टूडेंट्स के तमाम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे स्पेशल शो में इतना ही।